देखो अब हम ईटीएस समझाने जा रहे हैं इसी डायग्राम में। डायग्राम बनाए थे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायग्राम अपने पास है, ठीक है। मैं ईटीएस की कहानी कहां से स्टार्ट होगा, एक वो बात बताओ, ईटीएस में क्या होता है यार? ईटीएस में रेड्यूसिंग पावर आपके क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। कौन सा रेड्यूसिंग पावर? जो बना था ग्लाइकोलाइसिस में भी, लिंक रिएक्शन में भी, क्रेब्स साइकिल में भी। एक बात बताओ यार, जो ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन में बना था, वो तो जो क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन में बना था, वो तो ऑलरेडी कहाँ है? मैट्रिक्स में। एक मिनट रुकना है, ये हो क्यों नहीं रहा? अच्छा, चलो अब दिख रहा होगा। तो चलो हम क्या कह रहे थे कि जो बना है लिंक रिएक्शन में या फिर क्रेब साइकिल में, वो NaDH2 तो ऑलरेडी कहाँ है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यह है NaDH2, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे FADH2 भी बना था मैट्रिक्स में? यस, FADH2 भी बना था। ये रहा FADH2। अब समझना मेरी बात, ये NaDH2 FADH2 बन गया क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन में, वो मैट्रिक्स में है। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस में बना वो यहाँ कैसे आएगा? पढ़ा चुके हैं, सटल सिस्टम से आएगा, या तो ग्लिसरॉल सटल या तो ये मैलेट। अगर ग्लिसरॉल सटल से आएगा तो FADH2 पहुंचेगा मैट्रिक्स में, और अगर मैलेट स्पार्टेट से आएगा तो NaDH2 पहुंचेगा। कुल मिला के सारे के सारे रेड्यूसिंग पावर पहुंच चुके हैं कहा? मैट्रिक्स में। अब देखना खेल कहां से स्टार्ट होगा। पता है एक बात, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में लगे हैं ना सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में यूं ही नहीं लगे हैं। इन सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर की इलेक्ट्रॉन खाने की पावर, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पढ़ते हुए इनऑर्गेनिक, इन सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर की इलेक्ट्रॉन खाने की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब तुम लोग सर आप कॉम्प्लेक्स 4 तक ही क्यों बनाए इलेक्ट्रॉन खाने की पावर 1 से? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन नहीं खाता है, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स 5 को इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है, कॉम्प्लेक्स 5 से प्रोटॉन गुजरता है केवल, जबकि इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक गुजरता है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अरेंज में ये सब लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक। और होना भी चाहिए। यहाँ कौन है? कॉपर कंटेनिंग सेंटर है। सुना एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है, उनको हम समझाते हैं क्या लिखा है। एनसीईआरटी में यूं लिखा है कि इस कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 कॉपर सेंटर होते हैं, यूं लिखा है कि कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या नहीं दिख रहा? नो सर, इंक नहीं शो हो रहा। इंक शो नहीं हो रहा है? यस सर। 1 सेकेंड। अब बताना तो। हाँ हो रहा है। अच्छा, अब शो हो रहा है। अब हो रहा है। चलो फिर से बताते हैं, फिर से। मैं क्या कह रहा था कि जो NaDH2 बना वो NaDH2 ये रहा, ठीक है। ये NaDH2 कहां से आया? ये NaDH2 लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल में ऑलरेडी यहां बना, जो ग्लाइकोलाइसिस में बना वो शटल के थ्रू यहां पहुंचा। FADH2 भी आया। FADH2 यहाँ कहां से आया? FADH2 जो ऑलरेडी बना एक क्रेब साइकिल में, एक FADH2 वो ऑलरेडी यहाँ है, और नहीं तो शटल से आया ग्लिसरॉल फॉस्फेट से, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, कुछ एनसीईआरटी के 2-4 पॉइंट है, वो पहले मैं जल्दी से डिस्कस कर लूं। एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो आप कॉम्प्लेक्स 4 देख रहे हो, दिस वन, दिस कॉम्प्लेक्स 4, दिस वन, इस कॉम्प्लेक्स 4 के पास एनसीईआरटी कहती है 2 कॉपर सेंटर है। ऐसा लिखा है कि 2 कॉपर सेंटर है। तो ये 2 कॉपर सेंटर किस बेसिस पर है? एक साइटोक्रोम A1 के पास एक कॉपर +2 होता है एज अ मेटल आयन, और ऐसे दूसरे साइटोक्रोम A3 के पास एक होता है कॉपर +2 एज अ मेटल आयन। तो बताओ एक कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 कॉपर सेंटर हुए कि नहीं हुए?
अरे बोलो। यस तो बस यही पॉइंट एनसीईआरटी लिखता है कि इसमें 2 कॉपर सेंटर है। ये मुझे इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है मिटाने में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अब ये मिटेगा कैसे? सर व्हाइट कलर से उसको कर दीजिए। हैं? व्हाइट कलर से उसके ऊपर ऐसे से कर दीजिए। ये एक्चुअली क्या है ना, ये 2 अलग अलग सिस्टम से लिखा रहा है। एक तो ये जो अभी मैंने कॉपर प्लस 2 लिखा, ये गैलरी के माध्यम से लिखा गया, ठीक है। तो गैलरी के माध्यम से लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मिटेगा कैसे, ये समझ में आ रहा है मुझे। रुक जाओ रुक जाओ, समझ गया। सर, कंट्रोल देखिए। हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या पॉइंट लिखती है, तुम समझ चुके होगे कि 2 कॉपर सेंटर है, किसके अंदर, एक कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर, क्योंकि एक साइटोक्रोम A1 में एक कॉपर, तो साइटोक्रोम A3 में भी एक कॉपर, 2 कॉपर, ठीक है। अब समझना, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये बात को सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो। कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन नहीं खाता, केवल प्रोटॉन खाता। कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन नहीं खाता, केवल प्रोटॉन खाता। कैसे खाता अभी दिखाएंगे। और कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन खाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो कराता है और प्रोटॉन का भी फ्लो कराता है। याद रहेगा 3 पॉइंट। अरे ऐसे याद रखो ना यार, पहला पहला होता है, पहले बार में तो सब कुछ दे देते हैं ना, सब कुछ लुटा देते हैं। पहले वाले में तो सब कुछ लुटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन भी लो, प्रोटॉन भी लो, सब लुटा देते। फिर धीरे धीरे कमी करते गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिर बदल गए बाद में इलेक्ट्रॉन नहीं केवल प्रोटॉन। कुल मिला के तुम ये याद रखोगे, पहला कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का फ्लो कराता है, लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स सिर्फ प्रोटॉन का फ्लो कराता है, बाकी बीच में जितने हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है। ये पॉइंट याद रहेगा, ये सुनो। यस यस सर। सर। तो ये पॉइंट याद रख लोगे तो हो गया खेल अपना। अब एक पॉइंट तुमसे जो पूछा जा सकता है, पता है क्या, क्यों पहला वाला कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को खिलाता है? बता सकता है कोई बच्चा देख के, लिखा हुआ है। अरे बात एफएमएन, एफएमएन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का कैरियर होता है बॉन्ड। एफएमएन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का कैरियर होता है, इस और वो एफएमएन कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को खिलाता है। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। अब हम करें स्टार्ट ईटीएस। यस सर। देखो होगा क्या, हम किस कलर से लें, किस कलर से लें पूरे बात को समझाने के लिए, ब्लैक से ही सही है, ठीक है। नहीं ब्लैक से नहीं होगा, मैं ना ये इस कलर से लेता हूँ, इस कलर से, ये वाला। अब देखो ये NaDH2 था, NaDH2 को ये NaDH2 डिहाइड्रोजनेस नाम से पता चल रहा है कि ये NaDH2 का हाइड्रोजन छीन लेगा। तो ये NaDH2 का डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में जो कहाँ लगा, FMN के माथे पर, फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड एक इंट्रिंसिक प्रोटीन उसके माथे पर लगा। ये क्या करेगा, NaDH2 लेकर NaDH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छीन लेगा। तो NaDH2 का अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छीन लिया जाए तो बताओ NaDH2 क्या बन जाएगा, NAD+। और इस दौरान NAD का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसको चला गया, जल्दी बोलो, कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गया, कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गया? 2 हाइड्रोजन बोल दो ना डायरेक्ट, 2 हाइड्रोजन चला गया। तो बताओ FMN अब क्या बन जाएगा, FMN अब FMNH2 बन जाएगा। अरे बोलो, FMN अब FMN अब FMNH2 बन जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है यार, FMNH2 बन जाएगा। अब पता है FMNH2 क्या करता है, FMNH2 अपना 2 इलेक्ट्रॉन अगले FeS जो उससे एसोसिएटेड है उसको दे देता है, लेकिन केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है। कोई बता सकता है क्यों, कोई बता सकता है क्यों केवल इलेक्ट्रॉन ही देता है, क्यों बताओ?
क्योंकि सर आयरन सल्फर जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। अरे नहीं यार, आयरन सल्फर प्रोटीन जो होता है पैराडॉक्सिन, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इसलिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्योंकि अगला सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जबकि ये देखो यहाँ से NADH2 से यहाँ 2 हाइड्रोजन आया था, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आया था। और क्यों आया था? क्योंकि FMN इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही कैरियर है। तो बताओ, अगर ऐसा है कि FMNH2 ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया आयरन सल्फर प्रोटीन को, यानी कि पैराडॉक्सिन को, तो ये अपना 2 प्रोटॉन तो नहीं रख सकता ना। तो ये अपना 2 प्रोटॉन किसको दे देगा? मैट्रिक्स को दे देगा। किसको दे देगा? मैट्रिक्स में 2 प्रोटॉन आ जाएगा। मैट्रिक्स क्या हुआ? अरे सॉरी, मैट्रिक्स नहीं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस mitochondrial को दे space। देगा। मैट्रिक्स तो इधर है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को दे देगा। अब इस दौरान ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है यूबीक्विनोन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन को दे देगा। मिल गया उसको 2 इलेक्ट्रॉन। और यूबीक्विनोन भी कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ, याद करो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ कैरियर है। ये यूबीक्विनोन इस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन खींच लेगा। मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन खींच लेगा। और बताओ यूबीक्विनोन क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो, यूबीक्विनोन क्या बन जाएगा? यूबीक्विनॉल बन जाएगा, UQH2 बन जाएगा। और पता है ये UQH2 बनते ही उस आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाएगा। इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और अच्छे से बताएंगे सेल में, जब पढ़ाएंगे सेल में। कुल मिला के यूं समझो कि वो जो यूबीक्विनॉन था, वो यूबीक्विनॉन ONE था, यूबीक्विनॉन नॉन, अब वो यूबीक्विनॉल बन चुका होगा। और इसी यूबीक्विनॉल को बोलते हैं रेड्यूस्ड यूबीक्विनॉन, यानी कि वो अब UQH2 बन चुका है। और अब UQH2 में बताओ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? वही NADH2 का ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है, क्योंकि वो FMN के पास आया था, FMN से आयरन सल्फर प्रोटीन के पास आया, आयरन सल्फर प्रोटीन से UQ के पास आया। वो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी यूबीक्विनॉल के पास है, लेकिन इस यूबीक्विनॉल के पास जो प्रोटॉन आया है, क्या वो प्रोटॉन NADH2 का है? यस और नो? नहीं ना, वो प्रोटॉन मैट्रिक्स से आया है। मैट्रिक्स में कहां से आया? 2 मिनट वेट करो, पता चल जाएगा मैट्रिक्स में कहां से आया। लेकिन इतना पक्का पता है कि NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छीना गया, तभी यूबीक्विनोन ने मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन छीना, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से, जो NADH2 से आया है, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन छीन के यूबीक्विनोल को दे दिया गया है। Here it's very important to note ubiquinol further donates 2 electron to next electron carrier cytochrome B of complex third, not complex 2. It is very important to note here. यूबीक्विनॉल अब अगला 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 को नहीं देता, कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम बी को देता, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और इस कदर वो भी अब 2 प्रोटॉन नहीं संभाल पाएगा। 2 प्रोटॉन कहां चला जाएगा? मैट्रिक्स में चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है कॉम्प्लेक्स थर्ड को। एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स 2 पे FADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में FADH2 का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो बताएगा इहान, FADH2 के ऑक्सीडेशन से, सॉरी FADH2 का ऑक्सीडेशन नहीं, सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन, सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन। और यहाँ सक्सीनेट के ऑक्सीडेशन से बताएगा इधान क्या बन जाएगा?
अरे बोल। यस सर। अब तुम मत सच। बोलो, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। सक्सीनेट के ऑक्सीडेशन से फ्यूमेरेट बन जाएगा। और अगर सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन हुआ है, फ्यूमेरेट बना है टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, तो इस दौरान किसी का रिडक्शन हुआ होगा। बताओ अतीक, इस एंजाइम के प्रेजेंस में किसका रिडक्शन हो सकता है? बताओ जल्दी बोलो। FAD का रिडक्शन हुआ होगा। तो क्या बन गया होगा? FADH2। FADH2 बन गया होगा। ये बना FADH2। क्या हुआ? अरे FAD का रिडक्शन होगा तो FADH2 बनेगा। हाँ ठीक है, FADH2 बन गया। अच्छा ये लड़की कंफ्यूज हो रही है, सर ये FADH2 डिहाइड्रोजनेज लिखा है ना, इसलिए इसे कंफ्यूज हो रहे हो क्या? FADH2 डिहाइड्रोजन लिखा है तो तुम FAD डिहाइड्रोजनेज लिख लो, ठीक है। तो FAD से FA, ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में FADH2 बना है, और यहाँ कहने का मतलब है डिहाइड्रोजन के प्रेजेंस में NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, नाम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कुल मिला के FADH2 बन गया। अब बताओ इस FADH2 के पास हाइड्रोजन किसका है? ये पता है, ये जो हम दिखा रहे हैं एक्चुअली दिस इज द स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। बस इसको ETS में क्यों कंक्लूड कर रहे हैं अभी बताते हैं। ये FADH2 अपना 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन यानी कि 2 हाइड्रोजन दे देता है किसको? यूबिक्विनॉन को। क्या दिया? 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन? बहुत। अब ये यूबिक्विनॉन क्या बन गया? यूबिक्विनॉल। और ये यूबिक्विनॉल भी क्या शो कर देगा? स्लिप फ्लफ मूवमेंट। और आ जाएगा किधर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की तरफ। कौन आ जाएगा? UQH2 मतलब कि यूबिक्विनॉल। और फर्दर ये यूबिक्विनॉल UQH2 अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? साइटोक्रोम B ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड। ये भी नहीं संभाल पाएगा इसको, अपने 2 प्रोटॉन को। क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स में आ जाएगा। कुल मिला के मैट्रिक्स में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो चुका है। साइटोक्रोम बी के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी उसके साथ जुड़े हुए आयरन सल्फर प्रोटीन की है। 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से अब चला जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन को। 4 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड से एक इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड प्रोटॉन कैरियर यानी कि यूबिक्विनॉन के पास चला जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ये यूबिक्विनॉन इस 4 इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी के मदद से मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन खींच लेगा और यूबिक्विनॉन अतिक बताएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ, यूबिक्विनॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अतिक सुन पा रहे हो? UBH2। देखो जब क्वेश्चन करें तो तुरंत आंसर दिया करो, ठीक है, फ्लो मत तोड़ा करो। यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यूक्यू लिख दिया सर। और ये यहाँ कैसे पहुंचा? ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करके पहुंचा। क्या यहाँ पर एक मॉलिक्यूल UbQH2 बना होगा? नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनॉन रिएक्ट किया होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनॉन ने 2 मॉलिक्यूल यूबिक्विनॉल बनाया होगा। और अब ये दोनों यूबिक्विनॉल अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को दे देगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को चला गया। और इस दौरान 4 इलेक्ट्रॉन यदि 2 मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनॉल से साइटोक्रोम F को चला गया तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनॉल इस 4 प्रोटॉन को नहीं थाम पाएगा। ये 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स में आ जाएगा। साइटोक्रोम F से क्या सॉरी ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाएगा। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाएगा। साइटोक्रोम F से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी साइटोक्रोम C की है। ये 4 इलेक्ट्रॉन तुरंत खींच लेगा साइटोक्रोम C, और 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C आने के बाद
ये साइटोक्रोम सी भी मूवमेंट दिखाएगा मगर फ्लिप फ्लॉप नहीं दिखाएगा, ये ट्रांजिशन मूवमेंट दिखाएगा। मतलब अपने एक ही एक्सिस पर इधर से, मतलब यहाँ था तो इधर से मूव करके यहाँ आ जाएगा। मतलब कि कुल मिला के कॉम्प्लेक्स 3 से के पास से मूव करके कॉम्प्लेक्स 4 के पास आ जाएगा और वहां पर वो उसको 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 को दे देगा। सॉरी, यहाँ पे भी वही मूवमेंट होगा, 1 मिनट, यहाँ पे भी फ्लिप फ्लॉप होगा। ये डायरेक्ट साइटोक्रोम A3 को नहीं देगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करके यहाँ आ जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम A3 को दे देगा। साइटोक्रोम A3 A1 को दे देगा, A1 को दे देगा, ठीक है। साइटोक्रोम A1 को दे देगा और साइटोक्रोम A1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी साइटोक्रोम A3 की है, तो साइटोक्रोम A3 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे, साइटोक्रोम A1 ऑफ कॉम्प्लेक्स 4 से। कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास पहुंच चुकी है। अभी देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। कुल मिला के इस दौरान तुमने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर के माध्यम से हुआ है। कोई बच्चा बताएगा क्या इस 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन किसकी है और 2 इलेक्ट्रॉन किसकी है? सर 2 NaDH2 का है और 2 शाबाश, FADH2 का है। 2 इलेक्ट्रॉन NaDH2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन FADH2 का है। अगर आप नजरिया शार्प करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन तो NaDH2 जो चला था वही है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से एंट्री मारा FADH2 का, ये देखो, और 2 इलेक्ट्रॉन वो है। बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है पीछे से वो तो NaDH2 का ही है। अब यही 4 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा? मैं टिक करते चलूंगा और N और S लिखवाते चलना, बस अल्टरनेट मैनर में। इरहान बताओ, ये 2 प्रोटॉन जो आया है इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में किसकी वजह से आया है रे? जल्दी बोलो। NaDH2। NaDH2 की वजह से आया है, N लिखा। अगला अतिक बताएगा ये 2 प्रोटॉन किसकी वजह से आया है रे? FADH2। NaDH2 की वजह से। एरो तो देखो इस वाले यूबिक्विनोल से आया है, NaDH2 से बॉट। हर्ष बताएगा ये 2 प्रोटॉन किसकी वजह से आया है? FADH2। FADH2 की वजह से आया है। चलो तुम बताओ ये 4 प्रोटॉन किसकी वजह से आया है? ये 4 में से 2 प्रोटॉन NaDH2 की वजह से आया है और 2 प्रोटॉन FADH2 की वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन NaDH2 का था और 2 इलेक्ट्रॉन FADH2 का था। भाई साहब सारा खेल कंसंट्रेशन का है, सारा खेल ही कंसंट्रेशन का है। मतलब कि आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको क्या बताऊं, आप नहीं समझ सकते, आप बस यूं मान लो। अरे भैया अभी मैंने बताया कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किया FADH2 का, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से आ ही रहा था NaDH2 का, तो अब आगे 4 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 4 प्रोटॉन खिंचाया। तो इसमें 4 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ NaDH2 की एनर्जी की वजह से खिंचाया और 2 प्रोटॉन तो FADH2 के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से खिंचाया, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से। वही प्रोटॉन यहाँ आया है, तो इसमें से 2 प्रोटॉन NaDH2 की वजह से आया है और 2 प्रोटॉन FADH2 की वजह से आया है। तो कोई बच्चा बस मुझे बता दे कुल मिला के NaDH2 की वजह से कितना प्रोटॉन आया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में? 6। और इसकी वजह से FADH2 की वजह से देखो 4। यही तो गलत है। 4। हाँ ठीक ठीक, NaDH2 की वजह से 6 और FADH2 की वजह से 4। और सुनो एक क्रिटिकल पॉइंट बता रहे हैं, इसको कल एक्सप्लेन करेंगे। जब 2 प्रोटॉन गुजरता है कहां से, अभी बताएंगे कहां से, तो एक एटीपी बनता है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, कल बताएंगे इसका एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री में। जब 2 प्रोटॉन गुजरता इस वाले थ्योरी में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के अकॉर्डिंग, फोटोफॉस्फोरेशन में कुछ और होता है, वहां 3 प्रोटॉन गुजरता है तब एक एटीपी बनता है। जब 2 प्रोटॉन गुजरता है तो एक एटीपी बनता है। कहां से गुजरेगा प्रोटॉन और क्यों गुजरेगा? एक बात पता है तुमको यार,
यहाँ पे इतना प्रोटॉन जमा हो जाएगा ना, इस कदर इतना प्रोटॉन जमा हो जाएगा कि सारा प्रोटॉन यहाँ आकर जमा होने लगेगा। कहाँ पर? ये जो कॉम्प्लेक्स पाइप है ना, उसके जो बेस पार्टिकल है जिसको F0 कह रहे हो आप, वहां पे आके जमा होने लगेगा। क्या प्रोटॉन निकल सकता है? नहीं। पता है प्रोटॉन तो यहाँ से एंट्री भी नहीं कर सकता था, यहाँ से भी नहीं एंट्री कर सकता था और यहाँ से भी नहीं निकल सकता। अरे भैया प्रोटॉन कैरियर है। अरे अभी तुमने बोला यार यूबिक्विनोन क्या है? एक्सट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसने लिया, यूबिक्विनोल बन गया। अब यूबिक्विनोल तो चार्ज मॉलिक्यूल है ही नहीं, यूबिक्विनोल तो चार्ज मॉलिक्यूल है ही नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही ले लिया, वो तो यूबिक्विनोल बन गया। वो यूबिक्विनोल तो प्रोटीन है, भले वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके रेड्यूस प्रोटीन बन गया, वो तो फ्लिप फ्लॉप करके सो करके इधर आ गया। यहाँ पे भी वही खेल है, ये दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन इधर डायरेक्टली आ ही नहीं सकता, सेल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमेबल होती है। तो वो तो यूबिक्विनोल तो एक्सटेंसिव प्रोटीन है, वो तो रेड्यूस्ड हो गया, तो चार्ज पार्टिकल थोड़ी आया है इधर, वो तो रेड्यूस कंपाउंड फ्लिप फ्लॉप किया है। यहाँ पे भी चार प्रोटॉन थोड़ी आया है इधर, वो तो चार इलेक्ट्रॉन चार प्रोटॉन चार हाइड्रोजन मिलकर यूबिक्विनोल को रेड्यूस कर दिया, वो तो एक प्रोटीन है, वो तो फ्लिप फ्लॉप होकर के आया है इधर। प्रोटॉन थोड़ी ना है इधर, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है इधर, इधर तो यूबिक्विनोल आया है, रेड्यूस्ड यूबिक्विनोल जिसको कहते हो आप, रेड्यूस्ड कंपाउंड है वो तो। अब यहाँ पर चार प्रोटॉन लेके पहुंच जाएगा, तो पता है चार प्रोटॉन कैसे जाएगा? ये जो पूरा F0 पार्टिकल आपको दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये प्रोटॉन को क्यों नहीं क्रॉस होने देता सेल मेम्ब्रेन, इसका पूरा डिटेल में कारण बताएंगे आपको सेल मेम्ब्रेन में। बस इतना समझो कि ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब पोलर एक तरीके से पोलर कंपाउंड है, एटम है बोलो, पोलैरिटी है इसमें चार्ज का। सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर होता है। तो इसमें जो ये F0 पार्टिकल है पूरा प्रोटीन का बना हुआ है, ये खुद पोलर नेचर का होता है। तो पता है ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो आपको दिख रहा है अभी, ये प्रोटीन के माध्यम से F0 F1 के बीच में जो थोड़ा गैप दिख रहा है, इस प्रोटीन के माध्यम से ये प्रोटॉन गुजर जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ये प्रोटॉन गुजर जाएगा और बाहर निकल जाएगा। दो प्रोटॉन जब निकलेगा, बताते हैं क्या क्या हो जाएगा, पता है? लेकिन ऐसा कब होगा भाई साहब? जब बहुत प्रोटॉन यहाँ जमा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा प्रोटॉन यहाँ जमा हो जाएगा ना, तो इस प्रोटॉन की वजह से यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे प्रोटोमोटिव फोर्स। इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे कल केमियोस्मोटिक थ्योरी में। एक फोर्स जनरेट होगा और उस फोर्स की वजह से ये प्रोटॉन कहीं ना कहीं से निकलना चाहेगा, और जब निकलना चाहेगा तो उसको दिखेगा अरे तो F0 वाला जो बीच में गैप है वो तो हमको जगह दे रहा है जाने के लिए, तो वो यहाँ तक आएगा। और यहाँ तक जब इतना फोर्स के साथ आएगा, ये पूरी ब्लू वाली जो तुमको दिख रही है पूरा का पूरा पोलर नेचर का प्रोटीन है, यहाँ से गुजर जाएगा। लेकिन इस दौरान इसने इस लाल वाले को क्रॉस करके गुजरा है। इसमें इतना दम था कि इस जो लाल वाला तुमको दिख रहा है, ये जो लाल वाला दिख रहा है इसका नाम क्या है? एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस में कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, और इस प्रकार का कन्फर्मेशनल चेंज आएगा कि बाहर में परे रखे हुए थे कौन? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इतना इतना एनर्जी की वजह से आ जाएगा कि एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर से जुड़ेगा इस पे एटीपी सिंथेस पे, और इधर से एटीपी बन के निकल जाएगा। कब? जब दो प्रोटॉन इस एनर्जी के साथ से बाहर चले जाए, कहां से? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से बाहर नहीं, अंदर बोलो, मैट्रिक्स में चला जाए, तो उसी एनर्जी की वजह से एटीपी सिंथेस में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। किस टाइप का कन्फर्मेशनल चेंज आएगा कल पूरा पढ़ेंगे कीमियोस्मोटिक थ्योरी में। कुल मिला के उसी एनर्जी की वजह से एडीपी का हो गया फास्फोराइलेशन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया और एक एटीपी बन गया। यहाँ पे 10 प्रोटॉन जमा हुए थे, इसलिए कुल मिला के 5 एटीपी बन गया। बाकी हिसाब कल डिटेल में पढ़ेंगे केमियोस्मोटिक थ्योरी में। कुल मिला के समझो एटीपी बन गया, प्रोटॉन का तो हिसाब लग गया। अब समझ में आ गया ये प्रोटॉन कहां से आता है? वही आ जाएगा ना यार? अरे वही आ जाएगा ना सर, वही आ जाएगा ना यहाँ भी। तो प्रोटॉन का तो हिसाब लग गया, लो वही प्रोटॉन यहाँ भी आ जाएगा, वही प्रोटॉन यहाँ भी आ जाएगा। प्रोटॉन का तो हिसाब लग गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या पता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर से और प्रोटॉन ले लेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन जब आएंगे यहाँ से, तो इधर से 4 प्रोटॉन पहले बुलाएगा, और उस 4 प्रोटॉन को, इस 4 इलेक्ट्रॉन को, ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन आया, और फाइनली पता है होने वाला क्या है? यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है, ये पूरा का पूरा इसके साथ रिएक्शन शो करेगा और 2 मेटाबॉलिक वाटर बना देगा। समझ में आया कैसे बनता है पानी?
अरे सेल रेस्पिरेशन में पानी Yes, की sir. क्षमता समझ में आ गया भाई साहब। यही yes sir. यही हो गया, इट इज खत्म। हाँ, केमिस्मोटिक थ्योरी अभी मैंने भी पढ़ाया। अब देखो मैंने हेडिंग क्या क्या डाला था, टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूस्ड कोएंजाइम। देखो FADH2 निपट गया, FADH2 निपट गया। इसी का मैंने क्या हेडिंग डाला था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तुमको दिख रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेड्यूस्ड कोएंजाइम का हो गया ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेटिव। अब बन गया ATP, तो फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोले, हुआ तो NADH2 का ऑक्सीडेशन यार, FADH2 का भी ऑक्सीडेशन हुआ यार। दो हाइड्रोजन निकला यहाँ से, यूबीक्विनोल का गया, ऑक्सीडेशन हो गया FADH2 का, और FADH2 फिर रीजनरेट हो गया, FAD रीजनरेट हो गया। ध्यान से देखो, हो रहा है उसका भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो ही रहा है उसका। यहाँ पे भी देखो NAD दोबारा रीजनरेट हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस में काम आ जाएगा लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल में। और यहाँ FAD रीजनरेट हो गया, फिर ये काम आ जाएगा आगे क्रेब साइकिल अगला बार चलेगा। तो इसलिए इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूस्ड कोएंजाइम बोला, क्योंकि रेड्यूस्ड कोएंजाइम में था FADH2 और NADH2। तो इस कदर से क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया रेड्यूस्ड कोएंजाइम का, इसको बोला। अच्छा, केमियोस्मोसिस क्यों बोला, ये बात तो कल बताएंगे, इसको केमियोस्मोसिस क्यों बोला। और इसके बाद इसको ETS क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं, और इस इन इलेक्ट्रॉन कैरियर के लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से फाइनली क्या हो रहा है, प्रोटॉन जमा हो रहा है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और प्रोटॉन जमा होने के बाद क्या हो रहा है, प्रोटॉन जा रहा है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में, तो फाइनली हो क्या जा रहा है, ATP बन जा रहा है। और वो सारे प्रोटॉन फिर से काम आ जाएंगे उधर, यूबीक्विनोल को लेने, यूबीक्विनोल जब लेगा तो फिर से काम आ जाएंगे। इस दौरान तुमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कैरियर, दिस वन एक्सट्रिंसिक और दिस वन। लेकिन इस दौरान अगर आप गौर करोगे तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये प्रोटॉन कैरियर भी है, ये प्रोटॉन कैरियर भी है। कौन, दिस वन, ये यूबीक्विनोल, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बॉक्स कैरियर है, जबकि साइटोक्रोम C सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो आपको बुक में लिखा मिलेगा साइटोक्रोम C इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, सही बात है, मोटिलिटी शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, साइटोक्रोम C। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर कौन है, तो यूबीक्विनोल। तो किसके किसके बीच में है, तो कॉम्प्लेक्स 1 2 के बीच में भी है, देखो ये रहा। फिर बोलता है कॉम्प्लेक्स 2 3 के बीच में भी है यूबीक्विनोल, ये रहा। फिर विदिन ये रहा ना। अरे शो कैसा नहीं कर रहा, अच्छा शो नहीं कर रहा, नो सर, एक मिनट। ये सर अब स्पॉटलाइट शो कर रहा है। अरे कर्सर शो नहीं कर रहा, लो अब कर रहा। ये सर स्पॉटलाइट, हाँ इधर देखो, अब इधर देखो, ये यूक्यू ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। ये यूक्यू ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 और 3 के बीच में मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। और ये वाला यूक्यू विद इन कॉम्प्लेक्स 3 का हाइड्रोजन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर नॉट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और ये साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 का कैरियर है। अब इस दौरान अगर तुमसे पूछा जाए कि ETS में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, तो पता है क्या अरेंज करोगे, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 2 से भी कॉम्प्लेक्स 3 एंड देन कॉम्प्लेक्स 4 एंड देन फाइनली O2, यही अरेंज करोगे। बोलो समझ में आया, अरे बोलो। यस सर। यही है भाई साहब ETS, यही ETS है। अब देखो इन चीजों को ध्यान से दिमाग में सेट कर लो, अगला मीटिंग 10 मिनट का जनरेट करेंगे, इसका PDF ले लो, और अगला मीटिंग का मेरे पास 3 मिनट का समय बचा है इस मीटिंग के लिए। अगले मीटिंग में इसी डायग्राम में और भी 1-2 पॉइंट बच गया हमको बताना है, ये मीटिंग खत्म हो जाएगा 3 मिनट में, इसलिए नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो अगला मीटिंग में और भी कुछ बातें करेंगे, तब तक इस पूरी चार्ट को दिमाग में एक बार सोचो कि हम क्या बता दिए। अभी थ्योरी मत पढ़ना, पहले पूरी चार्ट को दिमाग में सोचो कि हम क्या बोल गए, ठीक है। फिर हम अगले मीटिंग में मिलते हैं आपसे। सर कल एक क्वेश्चन भी था, वो भी। हाँ वो सब लेंगे हम यार, इस मीटिंग का टाइम ही नहीं है, सब लेंगे, रुक जाओ ना।